Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the introduction and the DNA theory. अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स. अब है क्या ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो DNA है वो हाईली या फिर हम बोल सकते हैं सुपर कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है. तो वो न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हुआ तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है. तो अगर हम बात करते हैं बेस पेयर की, तो जो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, अगर वो हमने वहाँ से आउटपुट निकाला था तो वो था 3.4 एंगस्ट्रॉम. अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो वो हो जाता है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि ये डिजिट हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹, राइट. और आपको पता है कि जो ह्यूमन के जीनोम का जो बेस पेयर का टोटल नंबर था वो कितना था 3.3 इंटू 10⁹. बट हमने बात की थी कि जो ह्यूमन का जीनोम है, बट वो याद रखना हैप्लॉइड था. कितना था 3.3 क्रॉस 10⁹ बेस पेयर. बट हम बात करते हैं यहाँ पे डबल यानी कि डिप्लॉइड नेचर में, तो 2n के हिसाब से ये डिजिट आपका हो जाएगा 6.6 क्रॉस 10⁹. अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस. सो द टोटल डिस्टेंस फॉर बेस पे, तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस इसके साथ करना पड़ेगा. तो अब होगा क्या, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि ये तो डिजिट मीटर में कन्वर्ट हो गया है. तो अब इसके हिसाब से जो आंसर आता है वो हो जाएगा 2.2 मीटर. ओके. अब कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो लेंथ तो आपको मिल गई 2.2 मीटर. बट अगर हम बात करें किसी भी सेल के न्यूक्लियस की साइज़ को, तो वो 1 माइक्रोन ही होता है, यानी कि 10⁻⁶ मीटर. अब देखो यहाँ पे ये सीखना है कि सेल की साइज़ से न्यूक्लियस तो छोटा है, तो न्यूक्लियस की साइज़ कितनी दी मैंने 10⁻⁶ मीटर, और इसके अंदर ये एकोमोडेट करना है हमें 2.2 मीटर वाला DNA. ये कैसे करते हैं, ये हाईली सुपर कॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है वो हम इस वीडियो में इस थियरी में डिस्कस करने वाले हैं. और ऐसा ही केस हमें इकोलाई के बारे में अगर बात करना है तो इन केस ऑफ इकोलाई, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ बेस पेयर हमें पता है 4.6 क्रॉस 10⁻⁶, और इसके हिसाब से एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस है हमारा कितना था 0.34 वाला, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला नंबर. तो इसके हिसाब से अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये आंसर मिलेगा कितना, तो 1.36 मिलीमीटर. और अगर हम बात करें सेल के साइज़ की, तो इसकी जो सेल साइज़ होती है वो 1 माइक्रोमीटर, मतलब कि सेल की साइज़ बहुत ही छोटी है और उसमें ये जो लेंथ ऑफ DNA है वो बहुत ही ज़्यादा है 1.36 मिलीमीटर. तो ये प्रॉब्लम है कि ये हाईली सुपर कॉइलिंग कैसे होता है, तो ये सीखना है. हमने इकोलाई और ये ह्यूमन की दोनों की बात की, क्योंकि यहाँ पे इकोलाई यानी कि वो प्रोकैरियोट के लिए हो जाएगा और ह्यूमन यानी कि यूकैरियोट, दोनों के केस के लिए हमें डिस्कशन करना है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फॉर द प्रोकैरियोट. अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको DNA स्कैटर्ड कंडीशन में कभी भी नहीं मिलता, इन केस ऑफ कि अगर वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है फिर भी. तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि देयर विल बी DNA इज नॉट स्कैटर्ड इन अ सेल if they have not a defined nucleus. उसके पास स्पेसिफिक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी नहीं. क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले या फिर न्यूक्लियर हम एनवेलप बोले तो वो यहाँ पे आपको एब्सेंट मिलता है. ओके, यानी कि ये एब्सेंट है फिर भी वो किसी भी सेल में स्प्रेड होने वाला नहीं है. तो ये जो आपका DNA है, मतलब कि प्रोकैरियोट के केस में वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में एट अ स्पेसिफिक पॉइंट सुपर कॉइल्ड स्टेज में होगा. ओके,
और ये जो कॉइलिंग है वो किसकी वजह से मैनेज होता है? सो इट विल बी मेंटेन बाय नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। ओके, और हमें पता है कि डीएनए के पास चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, और ये जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है उनके पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और उनकी वजह से वो अटैच रहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। आगे भी आ चुका है 11th के सेल वाले चैप्टर में, या फिर हम दूसरा एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जीनोफोर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड, या फिर हम लोग यहाँ पे जीनोफोर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा केस रहेगा प्रोकैरियोट के लिए। अब बात करते हैं हम लोग यूकैरियोट के लिए। फॉर केस ऑफ यूकैरियोटिक, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट की कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। देयर विल बी द पैकेजिंग इज अ मोर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या होता है? सो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन आपको चाहिए, और ऐसे बेसिक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो अब डिटेल में करते हैं पहले हिस्टोन को क्लियर। तो हिस्टोन जिसमें रिच विथ बेसिक एमिनो एसिड, और जिसमें आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक है लाइसिन और दूसरा है आर्जिनिन। दो एग्जांपल ऐसे याद रखना है कि जिनके पास साइड चेन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बट ये बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। ओके, और ये दोनों बेसिक एमिनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो यहाँ पे कौन सा चार्ज उनके पास होने वाला है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बट अगर हम कंसिडर करें कि इसमें कितने टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, तो देयर विल बी द 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं H1, उसके बाद H2A, H2B, H3 और H4। बट अगर बात करें कि इसमें से जो 4 कैटेगरी है, ये निकाल देते हैं हम ये। तो H2A, H2B, H3 और H4 ये आपको मिलेंगे पेयर्ड। ओके, 4 है पेयर हो जाएगी तो 8 बन जाएंगे। 8 वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ये हिस्टोन ऑक्टामर। तो इसको कई बार न्यू बॉडी भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूक्लियोसोम बनाने वाला है। तो ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर स्ट्रक्चर। अब कंडीशन क्या होती है कि ये पूरा पॉजिटिव नेटवर्क है, और डीएनए के पास होता है नेगेटिव नेटवर्क, तो वो उसके सराउंडिंग रैप होने वाला है। तो अब कंडीशन क्या होती है कि समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक ये बबल लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके सराउंडिंग हमारा डीएनए रैप हो रहा है। ओके, चलो डीएनए रैप होके निकला। बट यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कौन मिलने वाला है? तो H2A, H2B, H3 और H4। बट ये सारे स्ट्रक्चर आपको 2x यानी कि डबल मिलने वाला है, समझ लेते हैं यहाँ पे। बट मैंने अभी बोला कि आगे यहाँ पे आपको H1 को भी कंसिडर करना है, सो आपको H1 यहाँ पे मिलने वाला है। हो गया आपका यहाँ पे पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होने वाला है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डीएनए है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हिस्टोन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रैपिंग हुआ, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियोसोम। यानी कि क्या हुआ कि पूरे ऑक्टामर के सराउंडिंग आपका डीएनए रैप हो रहा है, और ऐसे स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। तो अप्रोक्सीमेटली एक न्यूक्लियोसोम में आपको 200 नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलने वाले हैं। कितनी बेस पेयर यहाँ पे मिलने वाली है? 200
बेस पे, और उसकी वजह से पूरी जो डीएनए की जो हम लोग साइज़ कंसिडर कर सकते हैं वो हो सकती है 110 × 60 एंगस्ट्रॉम, इतनी उसकी साइज़ होने वाली। बट इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर करेंगे नहीं। और ऐसा न्यूक्लियोसोम जब रिपीट होता है तो तब वो बना देता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बनाएगा वो? क्रोमेटिन नेटवर्क। अगर बात करें तो ऐसे न्यूक्लियोसोम से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो आपको वो मिलेगा बीड्स ऑन स्ट्रिंग मीट लाइक बाय अ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये कंडीशन आपको वहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। समझ में आएगा यहाँ तक का? उससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो सुपर कॉइलिंग करते जाएंगे और इसकी वजह से वो बहुत ही छोटी साइज़ में भी अपने आप को एकोमोडेट करने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। बट कई बार क्या होता है कि इस पैकेजिंग में जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं उनको एडिशनली सेट चाहिए। तो जो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं NHC, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इस टाइप का पूरा जो नेटवर्क बनेगा वो हमारे लिए बनेगा क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि हिस्टोन तो है बट इसके साथ नॉन हिस्टोन भी अटैच हो जाता है। तो ये कंडीशन रहेगी। अब हमें कंपैरिजन करना है कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क कितने टाइप का हो सकता है। सो आपको जो क्रोमेटिन नेटवर्क मिल रहा है वो न्यूक्लियस में दो टाइप का मिलेगा। एक जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं तो हेटेरोक्रोमेटिन, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की कंपैरिजन में तो हेटेरोक्रोमेटिन होता है जिसमें आपको डार्क स्टेन्ड रीजन मिलेगा और यहाँ पे अगर यूक्रोमेटिन की बात करें तो टोटली ऑपोजिट कर लो तो लाइट स्टेन्ड रीजन मिलेगा। ये उसकी स्पेशलिटी हो जाएगी। ओके, मतलब कि अगर न्यूक्लियस की बात करें, समझ लेते ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस एरिया है, यहाँ पे आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है। अब समझ लेते कि यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया तो ये हो जाएगा आपके लिए हेटेरोक्रोमेटिन और ये बाकी का पोर्शन हो जाएगा आपके लिए यूक्रोमेटिन। दूसरी बात करें, जिस जगह पे हेटेरो होगा यानी कि डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेटवर्क होने वाला है, और यहाँ पे आपको मिलेगा लूजली पैक्ड। तो एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कम कॉइलिंग आपको मिलेगा, यहाँ पे हाईली कॉइलिंग होने वाला है। अगर हम बात करें कि हेटेरोक्रोमेटिन यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फिनिश हो चुका है, सो हम बोल सकते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है, और इसको बोले तो ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव है। आइडिया समझ में आएगा यहाँ तक का? तो ऐसी कंडीशन आपको इसके लिए याद रखनी है। ओके, सो यहाँ तक हमने फिनिश किया पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कशन करेंगे वो जो बात है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोग ग्रिफिथ वगैरह जो जितने भी बहुत ही इनिशियली जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।